वी वर स्टार्टिंग कि कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली द सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. लेट्स पुट इट इन वन कैटेगरी. दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके 2-3 स्टेप लगा के होमोजेनियस बनाया जा सकता है. रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. एक टाइप हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में करा. आज एक और टाइप करेंगे, दैट इज टाइप 2. ठीक है. मीनवाइल जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम एंड कि क्या लेक्चर अच्छे से दिख रहा है, ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड डू कन्फर्म. मीनवाइल हम आगे चलते हैं. ठीक है जी. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब अच्छे से याद होगी कि उसके रिड्यूसिबिलिटी का हम टाइप 1 ऑलरेडी कर चुके हैं. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जल्दी से दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्विंग, है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग के हिसाब से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy/dx is equal to mxy upon nxy such that numerator mxy and denominator nxy are both functions that are homogeneous of same degree. तो अगर ऊपर वाला function is a homogeneous function of degree n, so is नीचे वाला function, it is also homogeneous of degree n. Such a differential equation is known. से पता है हमें. अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो होमोजेनियस होती नहीं है, उनको बनाया जा सकता है. इसका टाइप 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका टाइप 1 हमने पिछले लेक्चर में करा था. कैसा होता है वो हमने देखा था. टाइप 1 क्या है, इसके फर्स्ट टाइप है कि कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो, dy/dx इज इक्वल टू, क्या मुझे लग रहा है क्या लेक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आया. ऑडियो वीडियो ठीक है, हम टाइप 1 ऑलरेडी कर, वीडियो अटक तो नहीं रही, मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत है शायद. काइंडली कंफर्म अगर ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है ना. तो हम कंटिन्यू करते हैं. इफ देयर इज सम प्रॉब्लम डू लेट मी नो, क्योंकि मेरे पास जो सेकंड डिवाइस है उस पर वीडियो अटक रही है. एंड इफ इट कंटिन्यूज लेट मी नो, तो हम वीडियो रीस्टार्ट कर लेंगे. मैम ऑडियो ठीक है पर वीडियो बहुत अटक रही है. अच्छा, मैंने वाईफाई चेंज करा है, सो टेल मी आफ्टर हाफ अ मिनट अगर फ़र्क पड़ता है तो. अगर उसके बाद भी सेम रहता है तो वील हैव टू रीस्टार्ट, तो मैं एक नया लिंक जनरेट कर लूँगी. अब ठीक है क्या, लेट मी नो. ठीक है, लेट मी नो विद इन हाफ अ मिनट अगर ठीक है तो, अदरवाइज वील रीजनरेट अ लिंक. ओके चलो, मैं कुछ बोलती हूँ ताकि आपको पता लगे. dy/dx है ना, पिछले वीडियो में टाइप 1 करा था. dy/dx इज इक्वल टू, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इस टाइप की हमने कहा था, ax प्लस by प्लस c अपॉन, मान लेते कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस c सच दैट कैपिटल a स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c से सारे 6 के 6 डिफरेंट रियल नंबर कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि इक्वल नहीं है, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, हमने किया था. इसको करने का तरीका, हमने यहाँ पे क्या लेके चली थी, हमने क्या लेके थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोई भी ऐसी लाइन्स जो इंटरसेक्टिंग हो. तो यहाँ पे इस टाइप में स्पेशलिटी क्या थी, इस टाइप में स्पेशलिटी थी कि जो हमने 2 लाइन्स लेके चली थी, ax ठीक है प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी हमने लेके चली थी ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू 0. ये कैसी लाइन्स थी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी. अब ठीक है वीडियो, थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन. कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो. तो हमने देखा था कि पिछले वीडियो में देखा था कि कोई इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमने लेके चला था, और इन इंटरसेक्टिंग लाइन्स का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इस पूरे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. याद है पिछली वीडियो में हमने ऐसा मेथड किया था. हम एक पॉइंट निकालते हैं h, k जो कि इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसके हेल्प से हम सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं. आज हम करेंगे पैरेलल लाइन्स वाला केस. तो लाइन्स कैसी हो सकती हैं, तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या पैरेलल हो सकती हैं, है ना. तो वील डू द केस ऑफ पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स की खासियत क्या होती है कि उनकी स्लोप सेम होती है, हेंस उनका ये जो मल्टीपल होता है, एक्स के कोफिशिएंट को अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड करें और वाई के कोफिशिएंट्स
तो सेम रेशो आ जाती है। तो हम दो लाइन्स लेके चलते हैं, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 सच दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है, लाइन्स पैरेलल कब होती हैं, जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 का। दैट इज सेम एज सेइंग दैट द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल। ये हमारा आज का एम है। सो टुडे विल डील द केस जहाँ पे हम पैरेलल लाइन्स के साथ डील कर रहे हैं। दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are parallel lines। ये तो अभी हमने अपना क्वेश्चन डिफाइन करा है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 1 के कंपैरेटिवली ये आधा ही काम रह गया, ज़्यादा आसान है। टाइप 1 सबसे लेंदी था, टाइप 2 एंड टाइप 3 आर कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड ईजियर। तो इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल से सीखते हैं। काम सिमिलर सा है, बस इस बार तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है। तो लेट्स डू डायरेक्टली, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड सॉल्व, उससे सारी बात समझ में आ जाएगी। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन वील टुगेदर सॉल्व। क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 3x plus 2y plus 1 upon 6x plus 4y plus 5 has a solution। एंड आपके पास ऑप्शंस हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ठीक है। मैं ऑप्शंस ले लेती हूँ, मीनवेल आप लोग दिमाग लगाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस हैं 3x प्लस 2y अपॉन 4 प्लस 3/8 log ऑफ 24x प्लस 16y प्लस 17 इज इक्वल टू x प्लस सी। सी क्या है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। दूसरा ऑप्शन है 3y प्लस 2x प्लस 3/2 log ऑफ 24x प्लस 16y प्लस 17 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस सी। नेक्स्ट ऑप्शन इज 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 3/2 log of 24x plus 16y plus 17 is equal to x 4x plus c and last option is none। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, आपको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। करें सॉल्व। अब इसको पहले हमने पहचानना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी आपने दो मेथड सीखे हैं, तो पहला फॉर्म देखते हैं। क्या ये आपको कहीं से लग रही है वेरिएबल सेपरेबल, तो आप देखोगे अभी तक वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लग रही है। अच्छा, क्या ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लग रही है, क्या इसको रिड्यूस करा जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल में, हाँ इसको रिड्यूस करा जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल में, इट इज़ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। कैसे, जैसे अभी हम पैरेलल लाइन से काम करें वैसा सही काम इसमें करके वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हम करने ही वाले हैं, वही काम करें। दूसरी बात, क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इज डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल, ये भी डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल, पर ये कैसा है 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल आ गया। तो पूरे क्या कहते हैं, पूरे न्यूमरेटर जो पूरा फंक्शन है, क्या उसमें कोई होमोजेनिटी मेंटेन्ड है, नहीं है। तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नॉट होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस नहीं है। सो वील हैव टू रिड्यूस इट टू होमोजीनियस, एंड जैसे इसको हम रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस में, ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगी। करें काम। सो दिस इज द टाइप 2। अब टाइप 2 कैसे पहचानना है, 3/6 देखो डिवाइड करके कितना आ रहा है 1/2 एंड 2/4 डिवाइड करो 1/2 आ रहा है, यानी कि दोनों रेशो बराबर हैं। x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करके रेशो सेम आ रही है, यानी कि गिवन लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, हमारा टाइप 2 आ गया, ठीक है जी। तो ये टाइप 2 को आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कैसे रिड्यूसिबल हो जाएगा ये होमोजीनियस फॉर्म में, एंड आराम से फिर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। अब इसको करना कैसे है,
अब जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमने देखा कुछ रेशो कॉमन होती है। अब 3x + 2y नीचे क्या है 6x + 4y। क्या आपको पता चल रहा है 6x + 4y को हम 3x + 2y का कुछ मल्टीपल लिख सकते हैं, बस वही काम करना है। तो पहले हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 3x + 2y + 1 और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर करो, बाकी का बचे पार्ट को मैं ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस 3x + 2y एंड कांस्टेंट एज इट इज लिख सकते हैं। अब क्या है 3x + 2y ऊपर और नीचे कॉमन आ गया, आया क्या, है ना। बस अब वही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो वी विल सब्स्टिट्यूट 3x + 2y सब्स्टिट्यूट 3x + 2y इज इक्वल टू मान लो z ले लेते हैं। आगे का सारा काम आपको मालूम है, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मैनेज करना आपको आता है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 3 + 2y, ठीक है ना। dy/dx हो जाएगा 2y' इज इक्वल टू z'। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसका, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट दिस इम्प्लाइज 2 in 1, नहीं 1 in 2। चलो कैसे कर दो, एक ही बात है। क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx की जगह हम क्या लिख दें, ऐसा लिख दें dz/dx -3 और 1/2 कॉमन, है ना। ये हमने क्या लिखा, dz/dx की हमने यहाँ पे जो वैल्यू है y' की निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। अब RHS, ये हमने LHS लिखा है, अब यहाँ पे RHS लिख देते हैं। RHS क्या था 3x + 2y + 1, उसको हमने क्या मान लिया था, z मान लिया था, तो ये आ जाएगा z + 1 अपॉन 3z + 5। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल चेंज हो गया, y(x) की जगह xy की जगह पे आ गया xz, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे वेरिएबल सेपरेबल से। कर लो सॉल्व, सिंप्लीफाई करो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ले जाओ और सॉल्व करो। वील गेट dz/dx -3 इज इक्वल टू z, टू ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा 2z + 2 अपॉन 3z + 5। अब जो -3 यहाँ पे है उसको इधर ले आते हैं, +3 हो जाएगा, यहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेकर 2z + 2 + 3 3 9 9z + 15 अपॉन 3z + 5। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो वेरिएबल से वेरिएबल बन गया। सॉल्व कर लो बस जाने से जल्दी से। तो dz/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11z + 17 अपॉन 3z + 5। यहाँ तक सब ठीक है, फॉलो कर पा रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, अच्छे से यही आ रही है बात, सब ठीक है, समझ में आया क्या था। देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, पहले हमने उससे कॉमन फैक्टर पहचाना, उसको सब्स्टिट्यूट करा और सब्स्टिट्यूशन करके आगे आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन करी, तो अब जो z' की वैल्यू आई यहाँ पर, y' की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, z' -3 / 2, z' -3 / 2 यहाँ पे पुट कर दी। RHS में 3x + 2y को z माना था, z पुट कर दिया, आगे बस वेरिएबल से वेरिएबल से सॉल्व कर देना है, खत्म कहानी। करो सॉल्व और फाइनल आंसर बताओ। तो z के सारे वेरिएबल एक साइड ले जाओ, x को एक साइड ले जाओ, विल गेट 3z + 5 अपॉन 11z + 17 का इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। आंसर बताओ क्या आ जाएगा फिर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा x + c एंड लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बाकी है। अब नीचे 11z + 17 है, ऊपर 3z + 5 है, दोनों लीनियर हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि ऊपर न्यूमरेटर को अलग अलग कर लो, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 टाइम्स z dz अपॉन 11z + 17 अलग कर लिया हमने, और अगला कर लेते हैं 5 टाइम्स dz अपॉन 11z + 17। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 11 से कर दो, यहाँ भी 11 से कर दो, तो ये क्या हो गया 11z + 17 हो गया। तो 3/11, यहाँ पर क्या आ गया 11z + 17 -17 भी कर दें +17, तो ये हो गया 11z + 17, और एक -17 भी करे उसको आगे लिख लेते हैं -3/11
17dz अपॉन 11z प्लस 17 प्लस 5 टाइम्स। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गई। अब इन सारी इंटीग्रेशन को जल्दी से परफॉर्म कर दो, सबका आंसर लॉग लॉग में आ जाएगा। तो अब ख़त्म कहानी। ये क्या आ जाएगा 3/11, अंदर ये कट गया पूरा, तो ये क्या आ गया डी जेड का इंटीग्रेशन इज जेड माइनस 3/11। अब क्या है यहाँ पे 17 है, उसको दोबारा से बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट, बचा हुआ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 11z प्लस 17 और बाकी डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन तो याद है, प्लस 5 टाइम्स दोबारा से क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 11z प्लस 17 डिवाइड बाय 11। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बट ये आंसर आया x और z में, हमें x और y में चाहिए, तो z की वैल्यू वापस पुट कर दो। z की वैल्यू क्या थी, कहाँ गई, ये रही z की वैल्यू 3x प्लस 2y, तो वापस पुट कर दो। वी विल गेट 3/11 इंटू 3x प्लस 2y माइनस, अच्छा 11 सबके साथ आ रहा है, तो एक काम करते हैं 11 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं ना, बार बार ना लिखना पड़े। माइनस 3 इंटू 17 कितना होता है, 3 7 21, 51 है ना, 51 लॉग ऑफ 11z प्लस 17 प्लस 5 टाइम्स log of 11z plus 17 is equal to 11x plus c. This is our final answer. अब ऑप्शंस के पास चलते हैं और ऑप्शंस में से मैच करते हैं। तो अब ऑप्शंस में देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है ना, पहले 3 में से तो कोई नहीं लग रहा, तो नन ही आंसर है ना। सो द आंसर इज नन। और ये नन ऑप्शन का हमने वाई नाम रख दिया, वैसे डी रख देते हैं, डी नाम होता है जनरली, हमने वाई ही रख दिया। चलो सबको समझ में आया, इजी था क्या। ये पहले वाले टाइप की कंपैरेटिवली आसान ज़्यादा है, क्योंकि हमें क्या इसमें क्या करना है, पैरेलल लाइन से फैक्टर आइडेंटिफाई करा और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये डायरेक्टली होमोजेनियस मेथड बन गया। रैदर कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स में पहले एच के भी निकालना पड़ता था, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। ये कंपैरेटिवली शॉर्टर है, आसानी से समझ में आ गया, ईजियर मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना टाइप 2 ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इसमें एक और एग्जाम्पल की ज़रूरत है, नहीं, डायरेक्ट ही था, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, है तो बताओ एक और कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वील कंटिन्यू विद टाइप 3, एंड फिर हम टाइप 3 करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का, एंड दैट विल बी द लास्ट टाइप फॉर होमोजीनियस। और फिर चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेथड। एग्जैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, एग्जैक्ट तरीके से जो एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना या एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला काम। अब उसमें भी हम 2 टाइप करेंगे, एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरा रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। और ज़्यादातर क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट पर आता है, उसमें से आपसे पूछ लेते हैं कि इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, है ना। तो दैट इज़ बेसिकली आस्किंग, दे आर बेसिकली आस्किंग यू व्हेन दे आर आस्किंग इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, तो क्या पूछ रहे हैं वो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन के केस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को बोल रहे हैं, जिसके हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ओके चलो होमवर्क दे दें, करते हो आप लोग होमवर्क जो मैं रोज़ देती हूँ, प्रेरणा करते हो? ये रेयर ही बच्चे होते हैं जो होमवर्क मांगते हैं, तो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। जो मैं क्वेश्चन देती हूँ सभी ट्राई करते हो, जो कल दिए थे वो हो गए थे, वेरी गुड। बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन देते हैं फॉर यू टू प्रैक्टिस, है ना, ताकि आपको हाँ बिल्कुल पता लग जाए कि सेम अप्रोच से आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल दे देती हूँ। सो आई गिव यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस, एंड मैंने आपको बताया है आप लोग को कौन सी बुक फॉलो करनी है। आपका 2 होमवर्क तो मैं दे रही हूँ, 2 क्वेश्चंस। इसके अलावा MD राय सिंघानिया उठाएं, मैंने आपको मेथड सिखाया है, बिल्कुल जो मेथड्स में सिखा रही हूँ हर मेथड पे MD राय सिंघानिया में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है, मेरे पास पड़ी भी है, यहीं पर होगी अपनी लाइब्रेरी में, मेरे पास अब हाँ पड़ी है। मेरे पास SL रॉस भी है, ये भी है, दोनों में SL रॉस में ज़्यादा क्वेश्चन हैं, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, और MD राय सिंघानिया में क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको जो मैंने सिखा दिया, जैसे मैंने आपको सिखा दिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक खोलो बुक में, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ट्राई देम ऑल। और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही रामबाण है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एंड रुको मैं आपको एक बार बुक की शक्ल भी दिखाई देती हूँ, आई हैव इट ओवर हियर।
वैसे मेरे पास पुरानी है तो हो सकता है उसका कवर थोड़ा बहुत बदल गया हो, पर वैसे मेजरली यही बुक है। देखो ये बुक है, ऐसे थोड़ी मोटी बुक है, आप लोग खरीद सकते हैं, आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, पुरानी बुक मिल जाती है, डजंट मैटर, उतने ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये बुक है एंड इसमें मैं आपको बताती हूँ सारे टॉपिक आप जो जो मिलोगे वहीं से मिल जाएंगे। बुक ले लिया आपने प्रेरणा, वेरी गुड। जरूर नहीं लिए ले लो, बहुत काम आएगी। जितने भी आप ऐसे रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, गेट का, नेट का, आईटी एग्जाम का, डीयू का एंट्रेंस, ये सब एंट्रेंस है, इन सब में काम आएगी। और ओडी के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। आप देखोगे यहाँ पे आपको सारे जो मैं आपको नाम बताऊंगी ना, कि मैं लीनियर इक्वेशन का मेथड बताऊंगी, लीनियर मेथड बताऊंगी, एग्जैक्ट मेथड, होमोजीनियस, सबके नाम से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड चैप्टर्स मिल जाएंगे बकायदा। तो मैं आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस भी दे देती हूँ और आप लोग यहीं से और सॉल्व कर लें। ट्राई ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड ट्राई द ऑल दोज एग्जाम्पल जो सॉल्व नहीं भी हैं, अनसॉल्व ट्राई करो, सॉल्व ट्राई करो और इसमें से प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेट मी टेक आउट, मेरे केस में सेकेंड चैप्टर है जिसमें होमोजेनियस इक्वेशंस के इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। 2.7 आपके केस में देखो, आपकी बुक में हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो। तो 2.7 इट इज़। बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक की, खास बात ही है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। सो गुड फॉर यू, गुड फॉर प्रैक्टिस। खुल जा 2.76। ये क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। मैं देख रही थी कि कौन से क्वेश्चन हैं, है ना, जो आपको मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं ना कुछ, तो बिल्कुल ये वाले जो है मैं आपको दो दे रही हूँ, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, इनको ज़रूर ट्राई करें। और इसमें से एक IAS के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, DY/DX। IAS में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से अच्छे से, UPSC ऑप्शनल जो होता है मैथमेटिक्स, उसमें इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो DY/DX इज इक्वल टू y/x प्लस tan ऑफ y/x। देखते ही पता लग रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, लग रहा है पता। एंड मैं फॉर योर रेफरेंस आंसर भी लिख दूँ, है ना, ताकि आप वेरीफाई भी कर सकें। शुड आई राइट द आंसर और नॉट, या आप खुद से वेरीफाई कर लेना, डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 4x 4y कर देते हैं, 4y प्लस 3x इंटू dy प्लस y माइनस 2x dx इज 0, ठीक है। तो एक इसमें नेट का क्वेश्चन है, एक इसमें UPSC मैथ्स ऑप्शनल का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करें एंड आसानी से हो जाएंगे, दोनों ही होमोजेनियस के हैं, तो अच्छी बात है। और ये जो पहला टैग वाला है, ये फेमस क्वेश्चन है, आपको बहुत एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन की तरह नज़र आएगा। ओके चलो ये ट्राई करो और MD राय सिंघानिया खोलो, उसमें होमोजीनियस इक्वेशन के टॉपिक पे जितने भी और सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको खुद से ट्राई करो, अनसॉल्व को भी ट्राई करो। पहले ट्राई द सॉल्व वंस, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो ना। पहले खुद से ट्राई करो, कभी भी आंसर पहले रीड मत करो। अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो, देन अगर कहीं पे अटको तो आंसर रीड कर लो, अगर नहीं अटको, स्मूथली आंसर आ गया तो आंसर वेरीफाई कर लो, एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई द अनसॉल्व एग्जाम्पल। इस तरीके से प्रैक्टिस चलेगी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मार्क माई वर्ड्स, मैं यहाँ पे आपको मेथड बता रही हूँ, एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल करा रही हूँ,
बाकी आप खुद से करो, तुरंत आपको याद हो जाएगा। एंड ओडी इज़ दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कभी भूलते हो, तो जो बचपन में सीख लिया याद है अभी तक, ये भी ऐसा है, एक बार अच्छे से सीख लिया तो नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो एक बार मेहनत कर लो, एक बार करी मेहनत बहुत अच्छे से याद रहेगी। चलो फिर वीडियो को ख़त्म करें, मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। कल मिलते हैं, कल अपना रियल एनालिसिस एंड ग्रुप थ्योरी वाला सेशन होगा 8:30 बजे, है ना। तो ऑल्टरनेटिवली हम पढ़ते हैं, तो कल अपने उस सेशन में मिलते हैं। ओडी का नेक्स्ट लेक्चर अब होगा मंडे को। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम है, वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, ओके, शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल एंड लवली फैमिली ट्रिप बोहेमिया।